नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश चुनाव की तारीखों को लेकर इंतजार खत्म हो गया। यूपी में 7 चरणों में चुनाव होंगे। खास बात यह है कि पश्चिमी यूपी से चुनाव की शुरुआत होगी। पहले और दूसरे चरण में पश्चिमी यूपी में होने वाला मतदान ही उत्तर प्रदेश में चुनावी रुख तय करेगा कि इस बार सरकार किसकी बनेगी। किसान बाहुल्य इन जिलों में किसान आंदोलन के बाद बीजेपी की परेशानियां पहले ही बढ़ी हुई हैं। इस बार यहां एसपी आरएलडी का गठबंधन बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। 2017 में वेस्ट यूपी में 71 में से 51 सीटों पर काबिज हुई बीजेपी के लिए वेस्ट यूपी जीतना इस बार चुनौतीपूर्ण होगा। वेस्ट यूपी में अभी सबसे ज्यादा विधायकों वाली पार्टी बीजेपी के सामने 2 बड़ी चुनौती किसान और जाट हैं। किसान आंदोलन के चलते पश्चिम का किसान बीजेपी से नाराज चल रहा है। भले ही आंदोलन खत्म हो गया हो, लेकिन कृषि कानून वापस ले लिए गए हों, मगर अभी भी किसान संतुष्ट नहीं है। दूसरा कारण जाट आरक्षण आंदोलन है। चुनाव नजदीक आते ही यहां जाटों ने एक बार फिर केंद्र में अपने लिए आरक्षण की मांग के लिए आंदोलन शुरू कर दिया है। जाटों ने ऐलान किया है कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। इन सब के बीच सियासी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। पहले फेज में कौन मारेगा बाजी, किसकी होगी जीत, किसके सिर सजेगा जीत का ताज, पश्चिम की जनता किसके साथ, इन्हीं सवालों के साथ आज की डिबेट। तो 11 जिलों की 58 सीटों पर पहले फेज में यानी कि पहले चरण में वोटिंग होगी। 14 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा पहले चरण के लिए और 10 फरवरी को मतदान पहले चरण के लिए होना है। तो 10 फरवरी से शुरुआत। पहले चरण में पश्चिमी यूपी में वोटिंग होनी है। पश्चिमी यूपी के साथ शुरुआत हो रही है। किसान आंदोलन और गन्ना किसानों का मुद्दा काफी ज्यादा अहम रहेगा। दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग होगी। 21 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा दूसरे चरण के चुनाव के लिए। 14 फरवरी को मतदान दूसरे चरण का होगा। सेकेंड फेज का मतदान 14 फरवरी को। इसमें तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग होगी। 25 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा। इसके बाद 20 फरवरी को मतदान होगा तीसरे चरण का। हाथरस, कासगंज, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा ये वो जिले हैं जिनमें मतदान होना है। तो छठवें चरण में 10 जिलों में 57 सीटों पर मतदान। 4 फरवरी को नोटिफिकेशन, 3 मार्च को मतदान होना है और आखिरी जो चरण होगा, जो 7वां चरण होगा, वो 7 मार्च को होगा। ये छठवें चरण के जिले जिनमें वोटिंग। 7वें चरण में 9 जिलों में 54 सीटों पर वोटिंग होनी है। 10 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा। इसके साथ ही 7 मार्च को मतदान होगा। 7वां और आखिरी चरण है 7 मार्च को और ये वो जिले हैं जिनमें 7वें चरण के तहत वोटिंग होनी है। और साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। चर्चा की शुरुआत करने से पहले आपका परिचय करा दूं। अभिमन्यु त्यागी हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता। त्यागी जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। बीजेपी से प्रवक्ता एसएन सिंह हैं। एसएन सिंह साहब, आपका स्वागत है सर। और सुभाषपा से प्रवक्ता जैनेन्द्र अर्कवंशी है। जैनेन्द्र अर्कवंशी जी, आपका स्वागत है। शुरुआत एसएन सिंह जी आप ही के साथ में कर रहा हूं। बिगुल बज गया है यूपी में चुनाव का। 7 चरणों में चुनाव होने हैं। अभी अभी मायावती जी को हम सुन रहे थे, अपनी जीत को लेकर वो आश्वस्त हैं और एक बार फिर से उन्होंने ये आरोप लगाया कि संसाधनों का दुरुपयोग आप लोग कर सकते हैं। इसको लेकर आपका पहला रिएक्शन? देखिए, स्वागत है चुनाव आयोग के इस निर्णय का। भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। लोकतंत्र का ये महापर्व है। मैं प्रदेश की जनता से आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि कोविड नियमों का पालन करते हुए ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने मतों का प्रयोग करें। जहां तक बहन जी का सवाल है, तो आप देखे होंगे, आपके चैनल के माध्यम से भी दिखाया जा रहा है, बहुत सारे लोग देखे होंगे। कभी भी जनता के बीच में वो गई नहीं। जनता के बीच में अगर आप जाके कोई फसल नहीं बोएंगे तो लास्ट में आपका अधिकार उन पे नहीं रहता है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह के दुरुपयोग से बचेगी। हम वही कार्य करेंगे जो प्रदेश के हित में होगा, जो जनता के हित में होगा।
5 साल में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो कुशल नेतृत्व की सरकार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में चली है, जन विश्वास यात्रा के माध्यम से भी हम जनता के बीच में गए थे अपने उन कार्यों को लेकर, और भरोसा दिलाते हैं कि आगे चुनाव में भी हम उन्हीं कार्यों, उन्हीं विकास के कार्यों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। ठीक है। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, शुरुआत पश्चिमी यूपी से हो रही है पहले चरण के साथ, मजबूती है आपकी वहां पर, तैयारी कैसी है समाजवादी पार्टी की? जयंत चौधरी का साथ भी है, सुभाषपा भी आपके साथ है। देखिए, समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे प्रदेश में पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक अगर आप देखोगे, संगठनात्मक रूप से चाहे बूथ की तैयारी हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे और भी प्लेटफॉर्म जितने भी संभव हैं, हम लोग इस बार पूरी तैयारी के साथ इस चुनाव में आएंगे। धर्मेंद्र जी, आपको माफी के साथ थोड़ा मैं रोक रहा हूं, आपका कैमरा ऑफ हो गया है। अगर कोई टेक्निकल इश्यू है आपकी तरफ से तो प्लीज उसे आप ठीक करें एक बार और अपनी बात को कंटिन्यू करें। आवाज कर रही थी सर, आपकी आवाज तो आ रही है धर्मेंद्र जी, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन कैमरा आपका ऑफ है शायद, तो उसे आप ऑन करें एक बार, देखें क्या टेक्निकल इश्यू है। आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बातचीत को कंप्लीट कर सकते हैं आगे। आप पूछ रहे थे तैयारी के बारे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, तो मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से लेकर के बुलंदशहर तक जो 9 जिले आते हैं मेरठ और सहारनपुर मंडल में, तो उसमें 41 विधानसभा सीटें आती हैं। उन सीटों में समाजवादी पार्टी और आरएलडी की स्थिति इतनी है कि मुझे कहने में कोई बड़ी बात नहीं है कि वहां से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है, और मुझे ऐसा कहने में भी कोई दिक्कत नहीं है कि अब इस समय उत्तर प्रदेश की जनता जो पिछले 5 सालों से योगी जी का कुशासन झेल रही थी, वो चाहे महंगाई की बात हो, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे देश के अन्नदाताओं पर ट्रैक्टर या देश, आपने देखा होगा कि जो देश के गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी जी, उन्होंने किस तरह से किसानों को पैर नीचे कुचल दिया, किस तरह से बेटी को जलाया गया, वो सारी चीजें आज उत्तर प्रदेश की जनता के पास जो वोट की चोट है उसका अधिकारों का उपयोग करेगी। और मुझे पूरा विश्वास है समाजवादी के पार्टी के द्वारा किया गया कार्य, समाजवादी पार्टी की कानून व्यवस्था, समाजवादी पार्टी का प्रोग्रेसिव जो सोच है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो महिला रिफॉर्मेशन के लिए, वोमेन एम्पावरमेंट के लिए 1090 शुरू किया, एम्बुलेंस के लिए जो गरीबों के घर पे गाड़ी जाए, एम्बुलेंस की सुविधाएं मिले, डायल 100 जो शुरू किया, जो एक अंतिम पायदान का व्यक्ति है वो पुलिस की सुविधा ले सके या अपने जीवन स्तर को अच्छा कर सके। आप अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, उसमें 11 मेडिकल कॉलेज को बना करके जनता को सुपुर्द कर दिया था, जो जनता की सेवा में लगे थे। आप इस बात को सोचिए कि अगर वो 11 मेडिकल कॉलेज कोरोना के समय नहीं होते तो इस प्रदेश का क्या मंजर होता। मुझे लगता है कि सोच के और भी आदमी को दिक्कत हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी की झूठ और जुमला को पूरी तरह से लोगों ने नकारा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक इस बार प्रचार करने की स्थिति में नहीं है, अब वहां अपने क्षेत्र में जाने की स्थिति में नहीं है, उनके पास कुछ ऐसा नहीं जो बता सके। अगर आप क्षेत्रवार करेंगे, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, उनके पास अब कुछ बचा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी फ्रस्ट्रेशन में है, पूरी तरह से कम्युनलाइज करने का प्रयास कर रही है। लेकिन अच्छी बात यह है इस चुनाव में कि जो इस प्रदेश का युवा है, वो इस प्रदेश का युवा सोशल मीडिया के माध्यम से लगभग सभी के ऊपर बारीक से नजर रखा हुआ है। और इसका कारण है कि कोई किसी को गुमराह नहीं कर सकता है। जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा हथियार था, लोगों को गुमराह करना, झूठ बोलना, छल करना, कपट करना, धोखा देना, उसका पर्दाफाश सोशल मीडिया के माध्यम से हुआ है। और आने वाला जो चुनाव है कोविड गाइडलाइन के माध्यम से होगा, तो उसमें जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है या आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, उसका रोल काफी बढ़ जाता है। और जो ये इस प्रदेश का युवा है वो बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर में आ जाएगा। ठीक है, अभिमन्यु त्यागी लगभग सारी इंफॉर्मेशन है। ठीक है धर्मेंद्र जी, बाकी आपके पास मैं लौटूंगा अगले राउंड में। अभिमन्यु त्यागी जी, कितनी बड़ी चुनौती आप इसको मान रहे हैं? चुनाव प्रचार भी सोशल मीडिया के माध्यम से ही होगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने रैलियों पर और जो पैदल यात्रा है उन सभी पर रोक लगा दी है, बाइक रैलियों पर रोक लगा दी गई है। तो क्या थोड़ी मुश्किलें इसमें आ सकती हैं या फिर आसान रहेगा? देखिए, इसको इस तरह से हम समझें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा को सबसे ज्यादा चुनौती है। जहां एक तरफ किसान आंदोलन ने इस तानाशाही सरकार को घुटने पे लाने पे मजबूर किया, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की जब यह शासन सत्ता रही तो मुजफ्फरनगर दंगा जैसा दाग उनके दामन पे लगा। उत्तर प्रदेश में 700 के करीब दंगे हुए। मुजफ्फरनगर में 50,000 लोग 2 साल खुली हवा के नीचे रहे। तो यहाँ इस समय समाजवादी पार्टी भी और भाजपा भी सबसे कमजोर है। हम सबको ये लग रहा था कि जो चुनावी
जो पहला फेस होगा वो वहां से होगा जहां से मोदी जी ने सबसे ज्यादा मेहनत की थी। जैसे काशी कॉरिडोर की बात थी, जैसे वो अयोध्या राम मंदिर के नाम पे करते हैं। लेकिन लगता है कि खुद सरकार भी इन पे मेहरबान नहीं है, योगी आदित्यनाथ जी पर भी। आज जहां भाजपा सबसे ज्यादा कमजोर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आज जहां समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा कमजोर है, इतनी कमजोर है कि जो 2% वोट शेयर की राष्ट्रीय लोकदल है उसको ये डिप्टी सीएम भी दे रहे हैं और 40 के करीब सीट भी उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं। आज इन दोनों दलों का यहाँ अस्तित्व नहीं है, मजबूरी में इन लोगों को यहाँ आकर चुनाव लड़ना पड़ रहा है। और यहाँ निसंदेह हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे चुनाव नहीं होने जा रहा, जाति के नाम पे चुनाव नहीं होने जा रहा, लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे ने एक खलबली मचा दी है। जो लोग आज महिलाओं सम्मान की बात कर रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी के नेता ने सदन में जो महिला रिजर्वेशन का जो बिल था उसको फाड़ दिया था। महिला विरोधी ये लोग हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच की लगातार मांग चलती आ रही है, ये हाईकोर्ट बेंच के विरोध में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग अलग प्रदेश निर्माण की बात भी करते हैं, ये अलग प्रदेश के निर्माण के विरोध में है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन वो दिल वाला गठबंधन नहीं है, कार्यकर्ता वाला गठबंधन नहीं है। तो उसी तरह भाजपा से लोग त्रस्त हैं। आज जो 4 रुपए की बिजली थी, इन्हें मजबूरी में जो 7.5 की थी वापस लेना पड़ा। जब से ये उपचुनाव में हारे हैं तब से इन्होंने पेट्रोल डीजल का रेट नहीं बढ़ाया। ये बहुत बड़ा एक नजीर हो रहा है इन लोगों के लिए देखने में, ये किस तरह से घबराए हुए हैं। साथ में आज महंगाई इतने चरम सीमा पे है, 70 साल में 70 रुपए किलो दाल नहीं बिकी, इन्होंने 200 रुपए किलो बेच दी। 25 रुपए का पेट्रोल 125 का, 10 रुपए का डीजल, ये 100 रुपए का बेच रहे हैं। जो किसान है, गन्ना किसान है, मैं खुद गन्ना किसान हूं, 2 साल से गन्ने का बकाया नहीं मिला। 14,000 करोड़ गन्ना किसानों का बकाया सरकार पर है। आप देखिए 5 रुपए किलो आलू जा रहा है किसान का, 2 रुपए किलो टमाटर जा रहा है, कहीं कोई एमएसपी नहीं है, कुछ लाभ नहीं मिल रहा है किसानों को। चारों ओर आवारा गोवंश से किसान परेशान है, आम आदमी परेशान है। भ्रष्टाचार से अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, एनसीआरबी का आंकड़ा है। महिलाओं के खिलाफ अपराध 50,000 मामले हैं उत्तर प्रदेश में, देश में नंबर 1। दलितों के खिलाफ नंबर 1 है, 11,900 मामले हैं। बच्चों के खिलाफ सबसे ज्यादा मामले हैं, देश में नंबर 1 है, रोज के 20 मामले होते हैं। तो ये अपराध पूरा एक अपहरण उद्योग उत्तर प्रदेश में लागू हो गया है। और उसी तरह समाजवादी पार्टी में जिस तरह से स्वयं जाति को बढ़ाने का मामला था, ओबीसी में जिस तरह से ये देखते थे कि अपने लोगों को ट्रांसफर पोस्टिंग में, ठेका टेंडर में जिस तरह से प्राथमिकता देते थे, उसी तरह योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी स्वयं जाति को आगे बढ़ाने का काम किया है। चाहे थाने हो, चाहे प्रशासन हो, हर जगह अपने आदमी को, अपनी जाति को एडजस्ट करने का काम किया है। ये जातिवाद के विरुद्ध में चुनाव होने जा रहा है। सपा और भाजपा के जातिवाद के विरुद्ध में उत्तर प्रदेश की जनता वोट करने जा रही है और बहुत बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश में होते हुए दिखेगा। ठीक है सर। जैनेन्द्र अर्कवंशी जी, बीजेपी कह रही है कि हम रिपीट करेंगे, समाजवादी पार्टी भी दम भर रही है कि सरकार तो हमारी ही बनेगी, बदलाव होगा। मायावती को अभी आपने सुना होगा, वो ये कह रही है कि जनता ये समझ चुकी है कि सपा की हकीकत क्या है, कांग्रेस की हकीकत क्या है, बीजेपी की हकीकत क्या है। इस बार बीएसपी को ही वोट मिलेगा। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो शुरुआत हो रही है इस बार चुनाव की, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? बड़ा फैक्टर साबित होगा क्या? बिल्कुल पराग भाई, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई बसपा या कांग्रेस को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में कोई बसपा या कांग्रेस को वोट देगा, उसका मतलब है कि वो भाजपा के साथ खड़ा हुआ है। क्योंकि परोक्ष रूप से बसपा और कांग्रेस को वोट देना ये है कि आप भाजपा के साथ खड़े हुए हैं, भाजपा को जिताने के काम में लगे हुए हैं। क्योंकि बहन जी पिछले लगभग 4.5 साल से गायब थी। आज पहली बार मैंने, या पूरी जनता ने आज पहली बार उनको देखा है टीवी पे। बहन जो हमारी प्रियंका दीदी हैं, वो पिछले मतलब आपको 4.5 साल से उनको कहीं नहीं देखा होगा उत्तर प्रदेश में, लेकिन पिछले 1.5, 2, 3 महीने में वो पिकनिक की तरह अपनी पार्टियां यहाँ पे आयोजित कर रही हैं। और कभी मन करता है वापस चली जाती हैं बिना बताए, कभी मन करता है आ जाती हैं। तो वो एक पिकनिक को एंजॉय कर रही हैं। 2-3 महीने का पिकनिक का टूर है उनका, जैसे हॉलीडे टूर लेता है कोई, तो उस तरह से यूज कर रहे हैं। अब मैं आता हूँ मुद्दे की बात पर कि उत्तर प्रदेश में 7 चरण में मतदान होना है और सबसे पहला चरण जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही शुरू होगा। मैं बिल्कुल सहमत हूं जो हमारे सपा के भैया थे उनके बात से कि सबसे मजबूत जगह से सबसे पहली शुरुआत की जाती है। आज तो हालत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह है कि किसी गांव में भाजपा का कोई भी विधायक या सांसद कदम नहीं रख सकता है। कल ही आपने पूर्वांचल में भी एक घटना देखी होगी उन्नाव की, जहां पे एक एमएलए साहब को थप्पड़ मारा था किसान ने।
तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो हालत इनकी और भी खराब है। इन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या किया कि जाट और मुसलमान करके किसानों को विभक्त करने की कोशिश की। इन्होंने जो मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे उसके नाम पर वोट पाने की कोशिश की, लेकिन जाट और किसान जो अलग अलग विभक्त करने की कोशिश कर रहे थे किसानों को समझ में आ गया और वहां पर एक बहुत बड़ी पंचायत भी हुई थी। तो हमारी एक सहयोगी रालोद के मंच पे आके राकेश टिकैत जी भी और किसानों के जो भी अलग अलग नेता थे उन्होंने आके कहा था कि हम सब एक हैं और ये जो रची हुई साजिश थी मुजफ्फरनगर दंगों की ये भाजपा के द्वारा ही थी, वहां पर बताया गया। और उसका एक सबसे जीता जागता प्रमाण देता हूं, मुजफ्फरनगर दंगों के जो 77 मुकदमे चल रहे थे, इनके एमएलए विधायक और सांसद और बाकी कार्यकर्ताओं पे नेताओं पे वो वापस लेने का काम कर रही है योगी आदित्यनाथ सरकार। ये सबसे बड़ा आपको समझ में आ जाएगा कि जो मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे उनके पीछे कौन है। हमारी जो पार्टी है, मैं अब अपनी पार्टी के ऊपर आता हूं, वो बहुत सीधी सी बात है कि जो भाजपा से अलग हुई थी वो इस मुद्दे पर अलग हुई थी कि आरक्षण में वर्गीकरण होना चाहिए। ओबीसी आरक्षण का जो लाभ है वो 80% 4 ही जातियों को मिल रहा है और इस वजह से वो लागू नहीं करना चाहती थी। जो राघवेंद्र समिति की रिपोर्ट आई थी और उसकी वजह से हमारी पार्टी अलग हुई थी। बाकी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बाकी चीजें भी बताई हुई कि 200 मीटर की सड़क नहीं बनवा पाए, 10 बार उन्होंने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, डीएम और सचिव को लिख लिया था। तो ये तो वहां की बात हो गई। दूसरी, महिलाओं की स्थिति क्या है, कोई युवाओं की स्थिति के बारे में बात नहीं करता है। बेरोजगारी आज पूरे देश की ही नहीं, उत्तर प्रदेश दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश होता अगर ये प्रदेश नहीं होता। वहां पर बेरोजगारी सबसे चरम पे, जहां पे अगर आप ये सरकार सुबह शाम हर चैनल पे ये संदेश दिया जा रहा है कि 15 करोड़ लोगों को हम राशन कार्ड के द्वारा मुफ्त भोजन दे रहे हैं। 22 करोड़ लोगों में से आप 15 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन दे रहे हैं, तो मतलब आप कहीं पे रोजगार दे रहे हैं क्या? मनरेगा में 2 करोड़ 10 लाख लोग उत्तर प्रदेश में जुड़े हुए हैं, तो मनरेगा में ये बढ़ती हुई संख्या क्या प्रदर्शित करती है कि आप रोजगार देने में अक्षम रहे। आपने रोजगार देने के नाम पे जो भर्तियां हो रही थी उनको लटकाए रखा है इतने सालों तक, और जो कुछ भर्तियां पिछली सरकारों द्वारा निकाली गई उसमें आरक्षण को आपने दरकिनार कर दिया। चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती हो, 68,500 शिक्षक भर्ती हो, बांदा विश्वविद्यालय की हो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की हो, चाहे वो गोरखपुर विश्वविद्यालय में हो, कृषि विश्वविद्यालय जो बांदा का है उसमें भी आपने आरक्षण को दरकिनार किया है। आपने एक भी, मुझे बता दीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी असिस्टेंट प्रोफेसर कोई ओबीसी समाज से हो, मुझे बता दीजिए। अगर भाजपा के बैठे हुए हैं हमारे एसएन सिंह साहब, हमारे सम्माननीय, हमारे माननीय है, पूज्य है हमारे लिए, तो मैं पूछना चाहता हूं एसएन सिंह साहब से कि एक भी असिस्टेंट प्रोफेसर का नाम बता दीजिए जो ओबीसी जाति से आता हो। 1700 थाने हैं, किसी भी थाने में आप एक दरोगा का नाम बता दीजिए जो ओबीसी जाति से आता हो। मैं यहाँ पे बात करूंगा महिलाओं की स्थिति क्या है। एनसीआरबी की रिपोर्ट उठा के देखिए, 2017 के बाद से दिन ब दिन हर साल प्रति वर्ष महिलाओं पर होने वाले अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। एक अपराध ऐसा भी है पूरे उत्तर प्रदेश में जो पूरे देश में कभी भी नहीं हुआ, शादी के लिए अपहरण करना महिलाओं का, उनको बंधक बना के अपने घरों में रखना। ऐसे 2 अपराध की घटनाएं उत्तर प्रदेश में 2019 में हुई है। ऐसी पूरे देश में एक भी घटना कभी भी नहीं हुई। दलितों के कंप्लीट करिए सर, कंप्लीट करिए आप। जी, दलितों के प्रति अत्याचार की जो घटनाएं हैं वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में पूरे देश के मुकाबले होती हैं, जबकि दलितों की संख्या राजस्थान में भी ज्यादा है, वहां पर संख्याओं की घटना कम है। यहाँ पे मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगा कि इन्होंने 4 लाख रोजगार देने की बात कही थी। इनका वादा क्या था? 2 लाख रोजगार प्रतिवर्ष, 8 लाख रोजगार, 4 लाख जो रोजगार की बात थी उसमें 1,37,000 शिक्षक हाई कोर्ट के कहने पे निकाले गए, उन्हीं की दोबारा से हाई कोर्ट के कहने भर्ती हुई 2,73,000 जो संविदा कर्मी थे उनको आउटसोर्सिंग में डाला गया। 4 लाख यही रोजगार आप गिनवाते हैं जो कागजों में हेर फेर करके हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का आपने वादा किया था 14 दिन में हम पैसा देंगे उनका। ये बड़े मुद्दे आपने जो गिनाए, रोजगार का मुद्दा, गन्ना किसानों का मुद्दा, जाटों के आरक्षण का मुद्दा और किसानों के आंदोलन का मुद्दा। एसएन सिंह साहब,
अभी अभी जैनेन जी ने कहा कि मजबूत जगह से चुनाव की शुरुआत हो रही है, तो ये मजबूती किसके लिए है सर? एसपी के लिए है, कांग्रेस के लिए है या बीजेपी के लिए है? और ये तमाम मुद्दे क्या ये मुश्किल पड़ेंगे, भारी पड़ेंगे इस बार बीजेपी के ऊपर? देखिए, मैं तो आपसे आग्रह करूंगा कि आप मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, मैं सबके बातों का जवाब दे दूं। जैनेन जी जो कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के भाई भी वही कह रहे हैं। आप देखिए, प्रदेश 2017 के पहले जो राजनीतिक द्वेषता का बयार बहता था, जो जहरीली हवा थी उत्तर प्रदेश में, वो पूरी तरह से साफ हो चुकी है। अपहरण उद्योग पहले था, लोग उसी पे कभी छात्राओं का अपहरण हो जाता था। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां से चुनाव शुरू हुआ है, कैराना से, हिंदू प्राय वहां पलायन करते थे। मुजफ्फरनगर दंगे का बहुत अल्प में छोटा सा जवाब दे दूं, वहां जो दंगा होता है वो उसके कारण भी यही था कि पूरी सरकार एक विशेष धर्म के साथ जुड़ी हुई थी। आप देखिए, ये कह रहे हैं कि हम जो है किसान विरोधी हैं। किसानों का सबसे ज्यादा अगर हित करने वाली कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। किसान क्रेडिट योजना जो है वो भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। जब केंद्र में सरकार थी, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो मैं किसान नेता उनसे मिले और बताए कि हमारा जो जमीन है वो हम गांव के किसी बड़े आदमी को या साहूकार को देते हैं, वो जमीन भी ले लेता है और धीरे धीरे ब्याज इतना ज्यादा होता है कि वो हमारा जमीन गिरवी का गिरवी रह जाता है। उस समय आप देखे होंगे, उन्होंने सारे लोगों से राय लेके, वैज्ञानिकों से, विशेषज्ञों से राय लेके इस योजना को बनाया। उन्होंने कहा जमीन आपकी रहेगी, केवल बैंक को आपको छोटा सा ब्याज देना होगा। बड़े संक्षिप्त में मैं इसको बता दे रहा हूँ, और जब आप चुकता कर देंगे ये आपका हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी योजना है। इन्होंने कहा कि हम गन्ने मूल्य का भुगतान नहीं किए। आप देखिए, सर्वाधिक 95,000 करोड़ गन्ने मूल्य का भुगतान नहीं किए थे, 1.5 लाख करोड़ अधिक गन्ने मूल्य का भुगतान हमने किया। कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा अराजकता है, तो आप इनसे पूछ सकते हैं उत्तर प्रदेश में तो आपकी कोई छवि नहीं है, आपकी कोई आवृत्ति नहीं है, तो हम उसको कैसे जान पाए आपकी दुकान पे कौन सा सामान बिक रहा है। देश के कई प्रदेशों में आपकी सरकार है, आप कोई ऐसा रोल मॉडल वहां पे हो जिसको ले आइए। पंजाब में आपकी सरकार है, सबसे ज्यादा ड्रग्स, अफीम, तमाम ऐसी चीजें अफ्रीका के बाद इस समय नंबर 1 पर है। आप देखेंगे महाराष्ट्र में एक छोटी सी घटना होती है, त्रिपुरा में रूमर फैलता है, 400 लोग मारे पीटे जाते हैं। महाराष्ट्र में आप कुछ नहीं करते हैं। महाराष्ट्र में साधु संतों की हत्या होती है, आप उस पर एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। राजस्थान में चले जाइए, बोलिए ना। मैं उत्तर प्रदेश, देखिए मैंने कहा कि इनकी दुकान है, तो इनकी दुकान से आप पे भी बोल दे रहा हूँ। यही दिक्कत है। चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप जब अफ्रीका में। अब सुन लीजिए, पूरे चैनल के डिबेट को जैनेन जी दूसरी तरफ पे जाइए। आपने इतना कुछ कहा, हमने कुछ भी नहीं कहा। आप साथ में है, आप जो भाषा बोले वो समाजवादी पार्टी की भी बोल रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में देखिए, पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक कितना विकास हुआ है, इसको गिन लीजिए। आपके समय में अपहरण उद्योग होता था, आपके समय अराजकता होती थी। यही नोएडा में हरिंदर नागर की तो आपने क्या सर सर आपका सबसे पहला वादा घोषणा पत्र में था किसानों की आय दोगुनी करेंगे। मुझे ये बता दीजिए क्या किसानों की आय जैनेन जी थोड़ा सा रुकिए सर, जैनेन जी थोड़ा सा, मुझे बता दीजिए जैनेन जी थोड़ा सा रुकिए सर प्लीज। जैनेन जी थोड़ा सा रुकिए। अभिमन्यु जी थोड़ा सा धैर्य रखिए, आप, मैं आऊंगा आपके पास। डिबेट नहीं होगा। एक बार एसएन सिंह साहब कंप्लीट कर लें। माफी चाहूंगा आपसे। एसएन सिंह जी आप कंप्लीट करिए सर। नोएडा में एक लोगों की हत्या होती है और 4 पुलिसकर्मी उसमें मारे जाते हैं, सुरक्षा कर्मी मारे जाते हैं जो सरकार के होते हैं, लेकिन उसका मुकदमा नहीं लिखा जाता है। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है तो उस मुकदमे में पैरवी होता है और लोग आते हैं उसको बताते हैं। तो आप जिस चीजों को गिना रहे हैं, आप खुद ही वो काम करते हैं। एक जोगिंदर सिंह नाम के पत्रकार की हत्या होती है और जिंदा रहते ही वो बयान दर्ज कराता है। वो बताता है कि सरकार के बारे में बोल दीजिए एक बार। सरकार में शामिल एक जो है मंत्री का उसमें नाम आता है, उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है। लेकिन हमारे यहाँ आप देखे होंगे, ये भारत के इतिहास में पहली बार है, अगर किसी मंत्री के लड़के के ऊपर एफआईआर समाजवादी पार्टी की सरकार में होती, जो इनके साथ जुड़े हैं उनको पुलिस नहीं छूती थी। हम तो मंत्री के लड़के को गिरफ्तार कर रहे हैं। और आप देखिए, भारत के इतिहास में तमाम ऐसे लोग होंगे जिनके पुत्र जेल में होंगे, पिता बाहर होंगे। इससे कोई ताल्लुकात नहीं होता है कि पुत्र जो गलती किया है पिता नहीं भरेगा। हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, हम परिवार की पार्टी नहीं है। हम जो भी विकास काम कर रहे हैं, आप देखिए मेरठ में एक्सप्रेसवे बना,
मेरठ में खेल यूनिवर्सिटी बना, मेरठ में रैपिड रेल का काम हुआ। आप आगे बढ़िए, अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर शुरू हो गया। आप देखिए गंगा एक्सप्रेसवे यहां से शुरू होने जा रहा है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है, कानपुर में मेट्रो शुरू हो गया, आगरा में मेट्रो का काम चल रहा है, डीपीआर बन गया, गोरखपुर का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गया। आप देखिए जिस तरह से धार्मिक उपेक्षा, मैं कह रहा हूं ये कुछ भी ना माने, आपके चैनल के माध्यम से एक चीज तो सब लोग मानने लगे हैं, जो धार्मिक विकास हुआ, जो धर्म उपेक्षित था उत्तर प्रदेश में, काशी, मथुरा और अयोध्या ही ऐसी धर्म की नगरी थी जिसको हिंदू पूजते थे और जहां पे जाते थे तो पूरी तरह उपेक्षित था। एक विकास तो ये हो गया कि अब पुनः ये लोग भी मानने लगे और ये कहने लगे कि हम मथुरा का विकास करेंगे यदि भविष्य में कभी आए तो। आप देखिए जिसका मुखिया स्वतः एक कह रहा है कि मैं अभी स्वप्न में हूं और स्वप्न देख रहा हूं, भगवान राम और कृष्ण मेरे स्वप्न में आ रहे हैं। जब तक वो स्वप्न देख रहे हैं आदरणीय, मैं आपको बताऊं, तब तक हम लोग ने क्या किया, कॉरिडोर का विकास कर दिया आज वाराणसी में। ठीक है, आज भव्य राम मंदिर बन रहा है, आज दिव्य कुंभ महाकुंभ हो गया। ठीक है, देखिए आप स्वप्न देखते रहिए, आपने सिर्फ परिवार का विकास करके, ठीक है सर, सिर्फ 4 जिलों को वीआईपी बना के और आपने माना कि प्रदेश का विकास हो गया। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पर टिकी। ठीक है सर। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, जैनी जी थोड़ा सा रुकिए सर, एक बार धर्मेंद्र यादव जी बोल रहे हैं, उसके बाद अभिमन्यु जी, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। यादव जी बोलिए सर। धर्मेंद्र जी आपको जी, यशवंत सिंह साहब की जो अंतिम बात इन्होंने बोली कि समाजवादी पार्टी ने सवाल सुन लिया, हमने सुन लिया। यशवंत सिंह साहब बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में 4 जिलों को वीआईपी बना दिया गया, तो कम से कम ये पूरे चैनल के माध्यम से पूरे देश और प्रदेश के लोगों को बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने 4 जिलों को वीआईपी बना दिया था। इन्होंने कहा था कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, आज तक मुझे बता दीजिए एक शहर का नाम जो स्मार्ट सिटी बन गया हो, ये नहीं बता पाएंगे। दूसरा जो एक घोषणाएं बता रहे हैं, जो काम बता रहे हैं, इन्होंने खेल विश्वविद्यालय का नाम लिया मेरठ का, क्योंकि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहता हूं इसलिए उसकी मुझे ज्यादा जानकारी थी। मैंने कहा आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों को साझा कर दूं। खेल विश्वविद्यालय की जो जमीन का आवंटन था माननीय नेताजी की सरकार में हस्तिनापुर विधानसभा में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कर दिया गया था। अब उसी जमीन का आवंटन इन्होंने रद्द करके दूसरे से एक्सचेंज कर लिया और वहां पे खेल विश्वविद्यालय बना रहे हैं। इन्होंने जो मेरठ एक्सप्रेसवे का नाम बताया वो केंद्र की परियोजना है, उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया उसके बारे में नहीं बताएंगे। इसके अलावा ये जो कह रहे हैं कि धर्म का विकास किया हमने, आज जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, वो इनके विकास का मोहताज नहीं है, इस बात को ये भूल जाते हैं। और ये ऐसे भी लोग हैं जो भगवान की सब्सिडी भी देना शुरू कर देंगे थोड़े दिन बाद। तो उत्तर प्रदेश की जनता और इस प्रदेश की जनता इस बात पूरी तरह से समझ रही है कि किस तरह के ठेकेदार लोग हैं, किस तरह से ठेकेदारी लेते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं। महंगाई की कोई बात ना करे, कोई इनसे बेरोजगारी की बात ना करे। आप मुझे बता दीजिए कि 69,000 शिक्षक भर्ती में एक गर्भवती बेटी प्रोटेस्ट करने गई और उस गर्भवती बेटी की पेट पर पुलिस ने लाठी मारा। इससे ज्यादा संवेदनहीन बात इस भारत के इतिहास में कभी नहीं हुई जो बाबा मुख्यमंत्री ने इसमें कर दिया। इन्होंने इस तरह से, जिस तरह से लोगों की आवाज दबाई जा रही है, 750 किसान पूरे भारत नहीं पूरे दुनिया के इतिहास में, जब से दुनिया बनी होगी, सृष्टि बनी होगी, सृष्टि के इतिहास में 750 अन्नदाताओं को कभी किसी मरने के लिए नहीं छोड़ दिया होगा। देश के प्रधानमंत्री जो किसी का अंगूठा टूटने पर संवेदना व्यक्त करते हैं, 750 लोगों की जान जाने पर उनकी संवेदना नहीं आती है। लोग इस पे बात नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी सरकार ने जितना काम किया है, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम बता रहे थे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का 80% काम समाजवादी पार्टी में हुआ था। और आज जो काम हुआ बता दूं, उद्घाटन हुआ है, आप जाके देखिएगा। जो सेमरी का कट है सुल्तानपुर जिले में, सेमरी का कट अभी तक नहीं बना, अगले 1 साल तक नहीं बन पाएगा, लेकिन उद्घाटन की बहुत जल्दी थी क्योंकि इनको फोटो खिंचवाना था, फोटो खिंचवा के डालना था। अगर इनका विकास इतना ही अच्छा होता तो इनके पोस्टर पर पश्चिम बंगाल का फ्लाईओवर नहीं दिखता, आपके अमेरिका की फैक्ट्री नहीं दिखती, चाइना का एयरपोर्ट नहीं दिखता। इनके पास तो एक फोटो भी नहीं है दिखाने के लिए जो इन्होंने विकास किया है। इनकी जो विकास की परिभाषा है वो थोड़ा अलग तरह की है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता, प्रदेश की जनता और देश की जनता जानती है, वो इस बात को पूरी तरह समझ रही है। इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर 447 करोड़ रुपया, जो कि 79% आपके पूरे बजट का आता है, 79% पैसा अगर आप किसी होर्डिंग में खर्चा करेंगे, टेलीविजन के प्रचार में खर्चा करेंगे, तो कानून व्यवस्था कहां से हो जाएगी मुझे बता दीजिए। अकेले गाजियाबाद में ही 3,500 पद खाली हैं अभी पुलिस के, एसआई से लेकर के एसपी तक के। अगर वो 3,500 पद भर दिए जाते तो कानून व्यवस्था सही होती। एनसीआरबी का जो आंकड़ा है वो भारत सरकार का आंकड़ा है, किसी पार्टी का आंकड़ा नहीं है। एनसीआरबी के आंकड़े में कहा गया है
आपने नीति आयोग का आंकड़ा देखा होगा कि ये उत्तर प्रदेश और आपका पूरा देश 101वें नंबर पे चला गया हंगर इंडेक्स में। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं में निचले पायदान पर है, उत्तर प्रदेश शिक्षा में निचले पायदान पर है, उत्तर प्रदेश रोजगार में बेरोजगारी में निचले पायदान पर है। तो ये बताइए कहाँ का ये आंकड़ा ले आते हैं? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से छल कपट झूठ धोखा और विश्वासघात की राजनीति करती है, जिसको उत्तर प्रदेश की जनता इस बार समझ चुकी है। ठीक है, अभिमन्यु त्यागी जी, आपके नेता क्या इन सब मुद्दों को उठा रहे हैं? सर, बहुत जरूरी है कि अगर आपको उत्तर प्रदेश में आना है तो आपको विकास की बात करनी पड़ेगी, मुद्दों को उठाना पड़ेगा। देखिए, आप इसे दूसरे एंगल से देखिए। ये आज जहां सबसे ज्यादा कमजोरी जो डिबेट में बात निकल गई है, वहां चुनाव किस लिए लड़ रहे हैं, यानी मोदी जी की और योगी जी की ट्यूनिंग बहुत बढ़िया नहीं है। इससे ये बात पता लगती है। हम अच्छा बात मुद्दे की करते हैं। इस सरकार में 100 से ज्यादा ब्राह्मणों का एनकाउंटर हुआ, 600 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं। परशुराम जयंती इन्होंने जो छुट्टी थी वो बंद कर दी। एक भी आयोजन परशुराम जयंती का इस सरकार में नहीं हुआ है। कोई परमिशन मांगता था परशुराम जयंती का आयोजन का, तो ये सरकार परमिशन भी नहीं देती। क्या आपको ये मुद्दे लगते हैं? इसके अलावा जातिवाद की राजनीति से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं? जाति देख के अभी देखिए, धर्मेंद्र यादव मुद्दे गिना रहे थे, आप जातियों को गिना रहे हैं। आप लोग जातिवादी की राजनीति से बाहर निकलकर क्यों नहीं मुद्दों पर बात करते हैं? सर, जाति को देखकर जब यहाँ टारगेट किया जाएगा, जाति को देखकर, यानी आप ही मान रहे हैं कि बिना जातिवाद की राजनीति की उत्तर प्रदेश की सत्ता पर कांग्रेस आप नहीं किया जाएगा, तो सवाल तो बनेगा ना, सवाल तो उठाया जाएगा। और कहां से सवाल उठाया जाएगा और किस समय सवाल उठाया जाएगा, ये भी पता लगे थोड़ा। 5 लाख सिखों की हत्या। इसके अलावा रामचंद्र के नाम पर, श्री राम के नाम पर ये लोग प्रॉपर्टी डीलर बन गए। 2 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी, 20 मिनट बाद 18.5 करोड़ रुपए इन्होंने खरीदा। 2 करोड़ रुपए की जमीन 20 मिनट पहले बिकी और 20 मिनट बाद इन्होंने 18.5 करोड़ रुपए में खरीदी। राम के नाम पर ये लोग प्रॉपर्टी डीलर बन गए। गौ माता के नाम से ये चुनाव लड़े। आज गौ माता की कितनी बेकदरी हो रही है। हमारा गौवंश हर ब्लॉक पे 20 से 25 हजार हो गया है। आप देखिए चारों ओर। इसी तरह समाजवादी पार्टी को आज संडे की नजर से खुद मुस्लिम देख रहा है। आजम खान जी के लिए 5 साल इन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई। चलिए ठीक है सर, बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, किताब चोरी, कोई सवाल उन पे नहीं उठाया। इसी तरह कोरोना के दौरान अखिलेश यादव मायावती गायब थे। किसान आंदोलन में कोई मदद करने से तो दूर ये गायब थे, सरकार की तरफ खड़े होते हुए दिख रहे थे। आप देखिए किस तरह से सीएनआरसी की हिंसा हुई। अखिलेश यादव जो पीड़ित परिवार है, अखिलेश यादव मायावती कहीं नहीं दिखे पीड़ित परिवार के यहाँ, लेकिन हमारे साथी बता रहे थे, गुमराह कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी लगातार संघर्ष कर रही थी, चाहे उन्नाव की घटना, चाहे सीएनआरसी में जिन्होंने अपनों को खोया, वहाँ बहन प्रियंका गांधी पहुंची, जरूरत भी है उत्तर प्रदेश में संघर्ष करने के लिए कांग्रेस पार्टी को, प्रियंका गांधी पहुंची, चाहे हाथरस की घटना कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन चलाया, चाहे लखीमपुर खीरी की घटना, हर जगह कांग्रेस पार्टी पहुंची है और आगे बढ़ के उन्होंने मुकाबला किया इस सरकार का। ठीक है, चलिए जैनेन्द्र जी रखिए अपनी बात, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, मैं पहले तो यही बता दूं, क्योंकि हमारे मन्नू भाई ने बहुत बढ़ चढ़ के अच्छी चीजें बताई, तो जनता को समझना चाहिए कि इनके जो, अभी तो मुझे नहीं पता है राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, सोनिया जी हैं या राहुल भाई हैं या, जब आपको इतना ही नहीं पता कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के कौन है, यार बताओ। आप बता दीजिए, आपको इतना ही नहीं पता कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? अरे ये तो बड़े हद से बात हो रही है। आप लोग गंभीरता से बात कीजिए, गंभीरता से बात रखिए। आप गंभीरता से कर रहा हूँ, आप सुनिए तो सही। तो जनता को समझना चाहिए कि ये जो कांग्रेस पार्टी है या बसपा है, इनके छलावे मत आइएगा। ये चुनावी मेढक आजकल के छलावा है। आप कभी भाजपा से मिल जाते हैं, कभी सपा से मौका मिलेगा तो आप बसपा से मिल जाएंगे, आप किसी से भी मिल जाएंगे। अरे क्या आप अपना तो निजी पेश करिए, क्या विचारधारा है? सत्ता पाने की विचारधारा है, बस मलाई चाटने की विचारधारा है? कोई विचारधारा है कि नहीं है? आप भाजपा के साथ मिल जाते हैं, कभी आप सपा के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। आप बताइए क्या विचारधारा है आप लोगों की? विचारधारा मैं बता देता हूँ, आपने अच्छा सवाल किया, इसी बहाने विचारधारा भी बताऊंगा। लेकिन मैं जनता को बताना चाहता हूं कि कभी इन्होंने शासन किया है, लेकिन अब ये शासन के काबिल नहीं रह गए, इनके अंदर जंग लग चुकी है और ये चुनाव से 1-2 महीने पहले ही अब निकलते हैं और उसके अलावा जनता का कोई भला नहीं करेंगे।
जब जनता का भला है कांग्रेस पार्टी ने क्या है, जब देश आजाद हुआ 99% लोग नंगे ठीक पांव है, थे, अभिमन्यु जी, अब थोड़ा देश आजाद सुनिए हुआ, सर। हॉस्पिटल नहीं थे, बिल्कुल मैं साथ बैठ के पढ़ नहीं सकते थे, संविधान में अधिकार दिया गया समानता का, अभिमन्यु उस समानता त्यागी के लिए जी, कांग्रेस पार्टी ने सर, काम किया। अभिमन्यु किसान त्यागी का, जी, मजदूर का प्लीज। बच्चा धन्ना सेठ के बच्चे के साथ बैठ के पढ़ने अभिमन्यु लगा। जी, प्लीज, ये सर, अधिकार सुनिए दिया सर। कांग्रेस पार्टी ने। विश्वविद्यालयों का निर्माण कराया, जहां भी 2000-3000 रुपए BA MSc अभिमन्यु त्यागी जी, पढ़ाई हो जाती है। सर, सुन तो मेडिकल लीजिए, कॉलेज सर, की अपने स्थापना साथियों की, को जहां सुनेंगे नहीं 10,000 क्या? रुपए में MBBS जैसी पढ़ाई हो जाती है। त्यागी जी, प्राइवेट सुन तो मेडिकल लीजिए, कॉलेज सर। में कितने मध्यवर्ग परिवार पढ़ाई करा पाएगा? 1 करोड़ रुपए का पैकेज है। ठीक है, सर। कंपनियों का निर्माण कराया, अभिमन्यु त्यागी जैसी जी, कंपनियों आपको का निर्माण पूरा मौका कराया, मिला सर जिनको अपनी मोदी जी उपलब्धियों को बेचने में गिनाने लग का। रहे हैं। अब समय अरे खराब आप हो क्या रहा है बात ऐसे। कर रहे हैं? आप क्या बात कर रहे हैं? क्या किन चीजों का निर्माण करा? कितनी रोजगार दिया? इंदिरा गांधी जी ने सर, नवाबी और आपस में गरीबी मत हटाओ, रहिए, प्लीज। 16 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ले जाने का काम किया। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा राज कांग्रेस पार्टी ने किया है। उत्तर प्रदेश को बनाने में, उत्तर प्रदेश की जो विकास की नींव है। ठीक है सर, प्लीज धैर्य रखिए सभी लोग, एक साथ मत बोलिए। प्लीज सर, प्लीज प्लीज एक साथ मत बोलिए सर। अभिमन्यु त्यागी जी, अभिमन्यु त्यागी जी, प्लीज। अरे कभी भाजपा के साथ, कभी सपा के साथ, ठीक है सर। कहीं भी पहुंच जाते हैं। क्या विचारधारा? अभिमन्यु त्यागी जी, प्लीज। मेलजोल। अभिमन्यु त्यागी जी, इतने कड़वे बोल मत बोलिए सर। कल को अगर आपके पास आते हैं तो आपको वापस लेना भारी पड़ जाएगा फिर। आप लोग भाजपा में थे, अभिमन्यु त्यागी जी, प्लीज। जांच कर लेते। अरे आरोप लगाने में और आरोप सिद्ध होने में, ठीक है। दोषी पाए जाने में बहुत भिन्नता है मेरे ठीक भाई। है सर, ठीक है। सिद्ध करा देंगे। त्यागी जी, समय खराब हो रहा है ऐसे। आप तो भाजपा में थे। अभिमन्यु त्यागी जी, आपने क्यों नहीं प्लीज। जांच करा ली? आपने प्लीज क्यों नहीं जेल सर, में पहुंचा शांत हो दिया? जाइए, धैर्य आप रखिए मुद्दों से थोड़ा। भटका रहे हैं, बेरोजगारी से भटका रहे हैं, सिलेंडर क्यों 1000 अभिमन्यु का, त्यागी इसके बारे में जी, क्यों सवाल नहीं हो थोड़ा रहा? सा रुकिए सर। ATM से ट्रांजैक्शन के भी पैसे कट रहे हैं, इस बारे में त्यागी क्यों जी, नहीं सवाल हो प्लीज। रहा? प्लीज बेरोजगारी सर, बढ़ रही है, प्लीज। इस बारे में क्यों नहीं सवाल हो रहा? त्यागी जी, कोरोना थोड़ा के सा काल में रुकिए। 5 रुपए की दवाई का पत्ता 2500 रुपए में बिका, इसके बारे में क्यों नहीं सवाल हो रहा? गंगा में लाशें बहती हुई देखी, और अभिमन्यु उनके राज त्यागी में जी, बहती हुई देखी, जो हिंदू राष्ट्र थोड़ा की बात सुनिए करते सर, हैं, प्लीज, जो धैर्य हिंदू की रखिए बात थोड़ा। करते हैं, इस बारे ठीक में है। सवाल क्यों नहीं हो रहा? हो गया सर, अब हो गया सर, हो गया, प्लीज। मंदिर के आश्रम की मठों की जमीन कब्जाने के लिए इस बारे में सवाल क्यों नहीं हो रहा है? अरे जैनिन जी, आपने सर इतना उत्साह दिया, देखिए चुप ही नहीं हो रहे हैं। त्यागी जी, प्लीज। अफ्रीका जैसा देश, अभिमन्यु जी, शांत रहिए सर थोड़ा। अभिमन्यु जी, शांत रहिए सर, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता है। प्लीज सर, शांत हो जाइए। त्यागी जी, शांत हो जाइए सर। जिससे जनता नशे में पड़ी रहे। अरे आप क्या नजीर पेश करने जा रहे हैं? विकास की बात आप करते नहीं है। देखिए धर्मेंद्र यादव जी हंस रहे हैं आप सभी लोगों को देखकर, वो शांत बैठकर आप लोग को सुन रहे हैं। आप लोग भी सुनिए सर, प्लीज शांत हो जाइए, ये तरीका नहीं है, प्लीज शांत रहिए सर। आप तोड़ने की बात मत कीजिए, ये गलत तरीका है सर, ऐसे समय खराब हो रहा है। देखिए आप लोग अपनी बात ही नहीं रख पाएंगे। आप लोग अपनी बात ही नहीं रख पाएंगे ऐसे। आज समय इतना ही है, आज समय इतना ही है, क्योंकि ऐसे अगर एक दूसरे के साथ हम झगड़ा करेंगे तो सिर्फ समय खराब होता है, सिर्फ समय खराब होता है। जनता आप लोगों को इसलिए सुनती है ताकि आप लोग अपनी अपनी पार्टी के मुद्दे बताएं और उसी हिसाब से जनता वोट भी करे। खैर, आज समय इतना ही। आप सभी खास मेहमानों से इजाजत में चाहूंगा। सभी का बहुत शुक्रिया। अभिमन्यु जी आपका शुक्रिया, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव आपका शुक्रिया, एसएन सिंह साहब, जैनिन अर्कवंशी साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो चुनावी बिगुल